दुनिया जहान में इस हफ्ते, क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी कहीं और जीवन है? स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है सारिका सिंह। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। जुलाई 2023 अमेरिका की एक संसदीय समिति के सांसदों को 3 वीडियो दिखाए गए जिसे अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू विमानों के कैमरों ने आसमान में शूट किया था। इन ब्लैक एंड व्हाइट वीडियोस की तस्वीरें कुछ ग्रेनी या धुंधली थी। इनमें से एक वीडियो में एक चमकदार अंडाकार चीज आसमान में घूमती हुई तेजी से उड़ती नजर आ रही थी। उस रहस्यमयी चीज को देख रहे नौसेना के पायलट्स की प्रतिक्रिया भी इस वीडियो में रिकॉर्ड की गई थी। दो वीडियो जिन्हें अलग अलग शूट किया गया था, उनमें भी ऐसी ही रहस्यमयी चीज आसमान में इसी तरह उड़ती दिखाई दी। ये वीडियो फुटेज काफी पहले लीक हो गया था, मगर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इसे साल 2020 में रिलीज किया। इस वीडियो को YouTube पर लाखों लोगों ने देखा है, मगर इस साल जुलाई में अमेरिकी संसद की एक समिति के सदस्यों ने इस पर चर्चा शुरू करते हुए कहा कि उनका मकसद सच्चाई की तह तक पहुंचना है। इस सप्ताह दुनिया जहान में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन है। पार्ट 1, आसमान पर नजर। हमारे पहले एक्सपर्ट ग्रेग एगिगियन अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में इतिहास और बायोएथिक्स के प्रोफेसर हैं। उनका कहना है कि सदियों से लोगों को आसमान में रहस्यमयी चीजें दिखाई देती रही हैं। उड़ती रहस्यमयी चीजों को UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। It's fair to say that the UFO phenomenon began. UFO के बारे में 1947 में पहली बार चर्चा शुरू हुई, जब केनेथ आर्नोल्ड नाम के एक निजी पायलट ने अमेरिका के पश्चिमी तट के पास उड़ान के दौरान आसमान में कुछ चीजों को एक खास फॉर्मेशन में तेजी से उड़ते हुए देखा। उन्हें ये चीज अजीब जान पड़ी। बहुत ही जल्द खबर आग की तरह फैल गई और एक पत्रकार ने इसे फ्लाइंग सॉसर यानी उड़न तश्तरी का नाम दिया और तभी से यह शब्द प्रचलित हो गया। बाद में ऐसी चीजों को UFO कहा जाने लगा और यह माना जाने लगा कि ये चीजें किसी दूसरे ग्रह से आई हो सकती हैं, यानी ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीजें हैं। इसलिए यह ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद UFO दिखाई देने की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी। There was a huge wave of sightings, for instance, in 1950. 1950 में UFO दिखाई देने की वारदातों की लहर आ गई थी। अमेरिका में वॉशिंगटन, यूरोप में इटली और स्पेन और फिर लातिन अमेरिका से UFO देखे जाने की खबरें आने लगी। 1954 में फ्रांस में न सिर्फ UFO देखे जाने की खबरें आईं, बल्कि कुछ लोगों ने तो उनके भीतर बैठे लोगों को देखने का भी दावा कर दिया। इसके बाद 70, 80 और 90 के दशक में भी ऐसी खबरें आती रहीं। ग्रेग एगिगियन कहते हैं कि कुछ हद तक इन खबरों की एक वजह शीत युद्ध भी था, जो अमेरिका, उसके सहयोगी देश और सोवियत संघ के बीच लगभग 45 साल तक जारी रहा। उस दौरान दोनों ही खेमे एक दूसरे के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के कई तरीके अपना रहे थे। साथ ही लोगों में ये धारणा भी बन रही थी कि हो सकता है दूसरे ग्रहों पर रहने वाले एलियंस ने हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले को देखा हो और उत्सुकता की वजह से या डर के कारण वो इस बारे में पता करने के लिए धरती के चक्कर लगा रहे हो। दूसरी एक और वजह थी 1950 के दशक में कई देशों के बीच चांद पर पहुंचने या उससे भी आगे जाने की रेस शुरू हो गई थी। The space age plays another very big role. UFO से जुड़ी धारणाओं को स्पेस एज के दौरान आई साइंस फिक्शन की किताबों और फिल्मों के कारण भी बल मिला। पहली बार चांद या मंगल ग्रह पर इंसान को बसाने की संभावना पर चर्चा हो रही थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की क्षमता बढ़ रही थी। जाहिर सी बात है कि लोग सोचने लगे थे कि अगर हमारे पास यह क्षमता आ सकती है तो हमसे अधिक विकसित सभ्यताओं के पास निश्चित ही इससे कहीं ज्यादा क्षमता और टेक्नोलॉजी होगी। ग्रेग एगिगियन कहते हैं कि साल 2010 के बाद से इस बारे में मीडिया की दिलचस्पी काफी बढ़ गई और विस्तार से इसकी चर्चा होने लगी।
पार्ट 2 नई नवेली दुनिया। यूएफओ में मीडिया की दिलचस्पी के बारे में हमने बात की खोजी पत्रकार लेस्ली कीन से, जो पिछले 23 सालों से यूएफओ से जुड़ी खबरों के बारे में रिपोर्टिंग कर रही हैं। उनका कहना है कि अमेरिका का प्रतिरक्षा विभाग साल 2010 से ही यूएफओ पर जानकारी जुटाने के लिए एक गुप्त कार्यक्रम चला रहा है, जिसे वो यूएफओ की बजाय अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना या यूएपी कहते हैं। यूएपी यानी ऐसी रहस्यमयी चीजें या घटनाएं जिन्हें समझा नहीं जा सका है। It has a lot of baggage because it's associated with little green men and all the यूएफओ के साथ कई धारणाएं जुड़ी हुई थी जिनका मजाक उड़ाया जाता था। दूसरी बात यह है कि अब सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि पानी के नीचे भी अजीब रहस्यमयी चीजें दिखाई देने की खबरें आ रही थीं। ऐसे में इन रहस्यमयी घटनाओं को व्यापक तरीके से परिभाषित करने के लिए इन्हें यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना कहा जा रहा है। साल 2017 में अमेरिकी यूएपी टास्क फोर्स के प्रमुख ने इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे और सहायता की कमी से तंग आकर इस्तीफा दे दिया और इसे लेकर सार्वजनिक रूप से बात की। I was invited to a meeting with him and some of his colleagues and was given मुझे उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ एक बैठक में बुलाया और कई प्रकार के दस्तावेज, वीडियो और जानकारी हमारे साथ साझा की। इसके आधार पर हमने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छापी। उसके बाद इस विषय में काफी चर्चा शुरू हो गई। सरकारी अधिकारियों को इस कार्यक्रम के लिए धन उपलब्ध कराने की मंजूरी मिल गई और उन्होंने गंभीरता से इसकी जांच शुरू की। इस साल जून में लेस्ली कीन ने डेविड ग्रश नाम के एक विसल ब्लोअर और पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी खुफिया अधिकारी के साथ इंटरव्यू कर एक और खबर छापी। डेविड ग्रश अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिक अभियान में भी शामिल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका कई सालों से खुफिया प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसके तहत दुर्घटनाग्रस्त हुए यूएपी पर कब्जा करके उसमें मौजूद चीजों या अवशेषों का रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए स्टडी किया जाता है। and this was of course a very radical claim to make but he यह बड़ा महत्वपूर्ण दावा है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोगों और खुफिया विभाग से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस विषय में बात की थी। उन्होंने अमेरिकी संसद में यह जानकारी पेश की। कई लोगों ने यह भी कहा कि डेविड ग्रश ने यूएपी के अवशेषों को ना तो खुद देखा है और ना छुआ है, लेकिन ग्रश ने बताया कि किस दिन और किस जगह पर यूएपी गिरे थे, किन लोगों ने उसे अपने कब्जे में लिया था। मगर यह सारी जानकारी क्लासिफाइड है, यानी इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अमेरिकी संसद को इसकी जांच करनी चाहिए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि यूएपी की रिवर्स इंजीनियरिंग का कोई प्रोजेक्ट न पहले था न अब है। अमेरिकी संसद की सुनवाई में डेविड ग्रश ने शपथ लेकर अपना बयान दिया था। इस सुनवाई के दौरान पूर्व सैनिक अधिकारियों ने भी अपनी आंखों देखी बयान की, जिसमें उस वीडियो का भी जिक्र था जिसमें यूएपी दिखने की बात की गई थी, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। संसदीय समिति की सुनवाई का मकसद ये पता लगाना है कि क्या सरकार इस बारे में कुछ छिपा रही है। I spent 17 years saying we need to take this seriously. मैं 17 साल से कह रही हूँ कि यह हवाई यातायात की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है जिसकी जांच होनी चाहिए। मैं यह कहना चाह रही थी कि यूएफओ वास्तव में अस्तित्व में है और यह एक अलग दुनिया है। संसद के सदस्यों को काफी खुफिया जानकारी दी गई है, इसलिए वो इसे इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। मगर विश्व के आम लोगों को भी यह जानने का अधिकार है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी जीवन है। हमारे पास इसका सबूत है। पार्ट 3 आंखों के सामने की सच्चाई। हमारे तीसरे एक्सपर्ट एडम फ्रैंक रोचेस्टर यूनिवर्सिटी में खगोल विज्ञान के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं अब तक यूएफओ या यूएपी पर चर्चा से विज्ञान का खास नाता नहीं रहा है, क्योंकि विज्ञान धारणाओं और किस्सों पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों पर काम करता है। अभी तक विज्ञान इस बारे में इसलिए कुछ खास नहीं कर पाया है क्योंकि ज्यादातर जानकारी लोगों के सुने सुनाए किस्से, कहानियों पर आधारित है। कोई भी पुलिसकर्मी या मनोवैज्ञानिक भी यही कहेगा कि लोगों की याददाश्त किसी बात का भरोसेमंद सबूत नहीं होती। इस पर काम करने के लिए आवश्यक जानकारी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और दूसरे ग्रहों पर जीवन या एडवांस टेक्नोलॉजी की खोज करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हीट सिग्नेचर ढूंढने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। एडम फ्रैंक भी उसमें एक प्रमुख जांच करता है। If you want to find people from Nebraska,
सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि यह खोज कहाँ की जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपको नेब्रास्का में रहने वाले व्यक्ति को ढूंढना हो तो आप उसे हिमालय के किसी गांव में नहीं बल्कि नेब्रास्का में ढूंढेंगे। यही बात एलियंस के बारे में भी लागू होती है। सौर मंडल में 400 अरब तारे हैं और बहुत सारे ग्रह हैं। पृथ्वी तो हिमालय के एक छोटे से गाँव जैसा है। एलियंस को उन ग्रहों पर ढूंढना होगा जहाँ वो रहते हैं। अमेरिका की संसदीय समिति के सामने नौसेना के पायलट्स की गवाही के बारे में एडम फ्रैंक कहते हैं, इस पर पारदर्शी तरीके से चर्चा और जांच हो तो बेहतर रहेगा, लेकिन उसमें विसल ब्लोअर के उन दावों पर संदेह है कि यूएपी के अवशेष पाए गए हैं। As I like to say, if it sounds like a episode of the X-Files, ये सब एक्स फाइल्स के एपिसोड जैसा जान पड़ता है। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि पिछले 70 सालों में किसी को एलियंस या यूएपी के अवशेषों की कोई तस्वीर नहीं मिल पाई है। एक और बात पर गौर कीजिए, तारों और सौर मंडलों के बीच फासले इतने लंबे हैं कि उसकी गिनती करने में ही आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो किसी जीव या सभ्यता के पास इतने एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो इतने लंबे फासले तय कर सकते हैं, तो ये कहना कि उनका यान यहाँ आकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये कुछ अविश्वसनीय लगता है। एडम फ्रैंक कहते हैं कि नासा के वैज्ञानिकों ने उस वीडियो का आकलन किया जिसमें कोई चीज उड़ती सी नजर आ रही है, मगर उसकी रफ्तार सिर्फ 40 मील प्रति घंटा थी, जो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रफ्तार नहीं है। यानी कि ठोस सबूत के बिना वैज्ञानिक इसे सिर्फ अटकल मानेंगे। we have powerful new telescopes like the James Webb. And हमारे these पास telescopes जेम्स वेब जैसे शक्तिशाली टेलीस्कोप हैं जिनके पास कई प्रकाश वर्ष दूर के दूसरे ग्रहों में एलियंस की दुनिया में झांकने की क्षमता है। अगर वहाँ ऑक्सीजन हो तो ये टेलीस्कोप उसका पता लगा सकते हैं। हमें उस ग्रह की बायो सिग्नेचर मिल जाएगी जिससे पता चलेगा वहाँ किस प्रकार की जैव विविधता है। एडम फ्रैंक का कहना है कि एस्ट्रोबायोलॉजी में जिस तरह की क्रांति आ रही है, उससे लगता है कि इसी पीढ़ी को पता चल जाएगा कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन है या नहीं। लेकिन अगर धरती के बाहर भी जीवन हुआ तो क्या होगा? पार्ट 4 एक्स्ट्रा टेरिटरियल प्रभाव। हमारी चौथी एक्सपर्ट चेल्सी हेरेमिया यूके की संस्था सेटी की पोस्ट डिटेक्शन हब की सदस्य है। सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। इसके डिटेक्शन हब का क्या काम है? अगर एलियंस का पता चल जाता है तो उनकी टेक्नोलॉजी से निपटने के लिए इंसानों को कैसे तैयार किया जाए? I don't think we're going to have just a list of here's exactly how to ethically respond. अगर एलियंस का पता लग जाता है तो क्या करना है, इसकी कोई लिस्ट हमारे पास नहीं है। बहुत कुछ उस समय की स्थिति पर निर्भर करेगा। ऐसी स्थिति में हमें न्याय और शोषण जैसे मुद्दों के बारे में सोचना होगा। हम जानते हैं कि जो लोग सत्ता में होते हैं वो ऐसी स्थिति में अक्सर शोषण करने की कोशिश करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। धरती पर अभी भी हम दूसरी जगहों से आने वालों को एलियंस कहते हैं। उनके साथ इंसानियत नहीं बरतते। एलियंस का पता लगने के बाद उनसे किस तरह संपर्क किया जाए, ये भी एक सवाल होगा। What's going to happen is that some people are probably going to make morally appropriate होगा decisions. यह कि कुछ सरकारें नैतिक रूप से सही फैसले करेंगी और कुछ सरकारें ऐसा नहीं करेंगी। कुछ लोगों के लिए ताकत हथियाने का मौका होगा। कुछ सरकारें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल के साथ संपर्क का एकाधिकार पाने की कोशिश कर सकती हैं। कुछ लोग उनके बारे में जानकारी साझा नहीं करना चाहेंगे। यह विज्ञान के इस्तेमाल की नैतिकता का मुद्दा है। इनमें कई सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत होगी। इसमें मुश्किलें आ सकती हैं क्योंकि इसके लिए सरकारों को एक दूसरे के साथ अपनी खास टेक्नोलॉजी को साझा करना पड़ सकता है। And so there are all sorts of सरकारों के लिए एक दूसरे के साथ इस प्रकार की वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी, जानकारी का आदान प्रदान और समन्वय बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इस जटिल जानकारी को लोगों तक आसानी से पहुंचाना मुश्किल होगा। मानवता के इतिहास की इस महत्वपूर्ण घड़ी में नैतिकता से काम लेना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो अब लौटते हैं अपने मुख्य सवाल पर। क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी के बाहर भी जीवन है? सवाल इस बात पर निर्भर करता है कि सवाल किससे पूछा जा रहा है। पूर्व और वर्तमान खुफिया अधिकारी, विसल ब्लोअर और ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि उन्होंने यूएपी देखा है, वो तो यही कहेंगे कि हाँ, पृथ्वी के बाहर जीवन मौजूद है। मगर वैज्ञानिक ये बात तब तक नहीं मानेंगे जब तक उनके पास ऐसे पुख्ता सबूत नहीं आ जाते जिनकी पड़ताल की जा सके। लेकिन हमारे पहले एक्सपर्ट ग्रेग एगीगियन मानते हैं कि यूएपी एक हकीकत है, इसलिए जरूरी है इसका गहराई से अध्ययन किया जाए।